आज का जो मौजू हमारा है वो है कि हाउ टू हैंडल एन एग्रेसिव एंड वायलेंट पेशेंट एट होम और उनको क्लिनिक तक कैसे लाया जाए। इसका मतलब ये है कि हम आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो मौजू है कि जो मरीज़ घर में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं और मारधाड़ तक नौबत पहुंच जाती है, उनको घर में कैसे हैंडल किया जाए और अगर उनको इलाज की ज़रूरत है, जैसा कि अक्सर केसेस में होती है, तो कैसे उनको क्लिनिक तक लाया जाए। इस तमाम बात को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि क्यों ऐसा होता है कि कोई शख्स इतना वायलेंट हो जाता है कि उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एग्रेशन और वायलेंट जब कभी भी किसी शख्स में होता है, उसकी दो बड़ी वजूहात होती हैं या दो बड़ी इकसाम होती हैं। पहली किस्म ऐसा होता है कि वो मरीज़ जो एग्रेसिव और वायलेंट तो हैं, लेकिन जब वो गुस्सा करते हैं, उस गुस्से के बाद उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि उनका गुस्सा नाजायज़ था या उनका गुस्सा गलत था, या अगर उनको इस हद तक नहीं भी रियलाइज़ होता कि गुस्सा नाजायज़ था या गलत था, लेकिन ये एहसास हो जाता है कि अगर वो ये गुस्सा ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये तमाम मरीज़ या ये तमाम अशख़ास जिनको इस किस्म का गुस्सा आता है, वो जल्द या देर, थोड़े देर के बाद या कुछ एक आध दिन बाद, वो अपने इस गुस्से पर इज़हार अफसोस भी कर लेते हैं और अक्सर औक़ात माफ़ी भी मांग लेते हैं, सॉरी भी कर लेते हैं। अब सॉरी करने के लिए लाजमी नहीं है कि वो अपनी ज़बान से सॉरी करें या कहें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये लोग अपने आसपास लोगों से जब गुस्सा कर लेते हैं, उसके बाद जब उन्हें एहसास होता है कि उनका गुस्सा ठीक नहीं था, जायज़ नहीं था, मुनासिब नहीं था, तो फिर अपने रवैये को चेंज कर लेते हैं और उन लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली, दोस्ताना या माज़रत ख़ाना रवैया हो जाता है। यानी ये लाजमी नहीं है कि हर इंसान माफ़ी मांगे या सॉरी करे तभी हमें पता चलेगा कि उनको अपने गुस्से पे पशेमानी है। गुस्से पर पशेमानी के कई मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। अगर कोई शख्स गुस्सा करता है और उस गुस्से के बाद वो पशेमान हो जाता है, उस पशेमानी के बाद वो अपनी पशेमानी का इज़हार भी करता है, तो फिर हमें इस बात को समझना है कि ये वो अशख़ास नहीं है जिनके मुतालिक हम आज बात कर रहे हैं। जो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, एग्रेसिव या वायलेंट पेशेंट का, हम उन मरीज़ों की बात कर रहे हैं जो अपनी बीमारी की वजह से इस मर्ज़ को मर्ज़ ही नहीं समझते। यानी उर्फ़ आम में हम जिन्हें साइकोटिक या साइकोसिस के मर्ज़ का शिकार अफराद समझते हैं। अब साइकोसिस में कई मुख्तलिफ़ अमराज आते हैं, मिसाल के तौर पे शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, ड्रग एडिक्शन, इसी तरह से बहुत सारी और साइकोटिक फिनोमेना और बीमारियां हैं जहां पर ऐसा होता है कि मरीज़ बहुत दफ़ा एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। वकास ने हमें ज्वाइन किया है, शफीक साहब सलाम कह रहे हैं, हाय वाले शफीक साहब। साजिद साहब ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर इमरान ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान। डॉक्टर साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने शो को ज्वाइन किया। डॉक्टर इमरान, जैसे आप सब जानते हैं कि माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लाइव शो कर रहे हैं, और रमज़ान में और उससे पहले भी पूरे लॉकडाउन में इमरान यूसुफ साहब के बड़े ज़बरदस्त किस्म के शो हैं जिसमें अवाम उन्नास को बहुत ही अच्छे और बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही आसान तरीके से अवाम उन्नास को गाइड करते हैं। तो हम बात कर रहे थे एग्रेसिव वायलेंट पेशेंट जो किसी साइकोटिक बीमारी का शिकार हैं। अब हमें ये बात समझनी है कि ये जो साइकोटिक बीमारी का शिकार अफराद हैं, इनको किस तरह से हमें कैटेगराइज़ करना है, किस तरह से हमें समझना है। पहले हमें ये बात समझनी है कि एग्रेसिव कोई भी शख्स क्यों होता है। ये जो बीमारी हैं, चाहे वो शिज़ोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है या मेनिया है या बहुत सारे सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जिसमें चर्स का इस्तेमाल करने वाले लोग और दूसरे नशे के इस्तेमाल करने वाले लोग इसका शिकार होते हैं। डॉक्टर उज़मा ने, मैम उज़मा ने ज्वाइन किया है, थैंक यू मैम उज़मा। वालेकुम अस्सलाम, मंगी साहब सलाम कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल अलवी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब, मोहम्मद इकबाल साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। एक प्रोसेस होता है डिल्यूजन का, और डॉक्टर इमरान पूछ रहे हैं, डॉक्टर इमरान मैं इसको एड्रेस करूंगा, आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने कहा। मैं थोड़ा सा मैं तो अपने सुनने वालों को और देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्रेशन और वायलेंसी होती क्यों है।
एक फिनोमिना होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक ऐसी अलामत है जो इन मरीज़ों में पाई जाती है जिसमें मरीज़ को दिमाग में कोई सोच या बात ऐसी बैठ जाती है कि वो बात आप लाख लॉजिकल आर्गुमेंट आप उसको दें, लाख उसको बात को समझाएं कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन मरीज़ के दिमाग में वो सोच बैठ जाती है और मरीज़ उस सोच को बिल्कुल ठीक समझता है। मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ के जहन में आ गया कि मेरे हाथ में जो पेन है वो लाल रंग का है, अगर वो अगरचे वो पेन सफ़ेद हो या नीला हो या पीला हो, अब आप लाख दफ़ा समझाएं कि ये पेन जो है वो लाल नहीं सफ़ेद है या पीला है, लेकिन मरीज़ आपकी बात सुन भी लेगा, लेकिन उसके बाद कहेगा नहीं है तो ये लाल ही। वालेकुम अस्सलाम शाकिर मोहम्मद हुसैन साहब, आप जाफरी साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ शाकिर, आप भी उम्मीद है कि ठीक होंगे। डॉक्टर शाकिर भी फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले उन डॉक्टर्स में हैं जो कोविड से आजकल लड़ रहे हैं। अच्छा, अब जो डिल्यूजन की जब हम बात करते हैं तो डिल्यूजन में मरीज़ को ये पक्का यकीन होता है कि जो वो सोच रहा है, जो उसके दिमाग में बात आ गई है वो बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि अगर उसको ये बात समझ में आ गई है कि जो कुछ वो कह रहा है वो ठीक है, तो फिर वो अपनी उस बात के लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ के दिमाग में ये ख्याल आ गया कि मेरे घर वाले या मेरे आसपास या मेरे फैमिली वाले या मेरे ऑफिस वाले मुझे मारना चाहते हैं, मुझे जहर देना चाहते हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको ऐसा कोई एविडेंस भी ना मिले, कोई ऐसी सबूत या कोई ऐसी मामलात या बात आसपास ना भी हो, और उसके बावजूद वो मुकम्मल इस बात पे यकीन रखें, ना सिर्फ यकीन रखें बल्कि इसके ऊपर रिएक्ट भी करें और बिल्कुल इसी तरह से समझें कि नहीं मेरे ख़िलाफ़ ऐसा ही किया गया है, तो हम इस अलामत को डिल्यूजन कहते हैं। इसी तरह से एक और अलामत जो एग्रेसिव और वायलेंट पेशेंट्स में अमूमन होती है वो होती है हेलुसिनेशन। इन मरीज़ों को ऐसी आवाज़ें आती हैं या ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो आम हालत में दूसरे लोगों को नहीं दिखाई देती या सुनाई नहीं देती। तो सोचिए इस बात को कि अगर किसी शख्स को अपनी बीमारी की वजह से, उसकी जहनी कैफियत की वजह से या नशे के इस्तेमाल करने की वजह से कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो आवाज़ें उसको किसी के ख़िलाफ़ भड़का रही हैं, और फिर दिमाग में ऐसी सोच भी मौजूद है कि वो सोच उसको ये बता रही है कि वो किसी के ख़िलाफ़ है या कोई उसके ख़िलाफ़ है और लोग उसके नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो अब अगर आप उसको लाख समझाना चाहें कि ये सिचुएशन नहीं है, ये आपके दिमाग की गलत सोच है, या जो आपकी कानों में आवाज़ें आ रही हैं इन आवाज़ों का ताल्लुक़ आपके किसी भी किस्म के मसाइल से हो सकता है, लेकिन ये आवाज़ें किसी भी तरह से कोई हकीकत में बेस्ड आवाज़ें नहीं हैं, लेकिन वो हज़रात जो मरीज़ जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इन आवाज़ों और इस सोच का शिकार हैं, वो किसी तौर से ये बात मानने पर तैयार नहीं होंगे। अब आपको यहाँ ये बात समझनी है कि अगर आपके और मेरे कान में भी कोई आवाज़ आए और हम ये समझें कि ये आवाज़ हमें उसी तरह से आ रही है जिस तरह से हमें आम लोगों की आवाज़ें आती हैं, चाहे हमारे आसपास के लोग इस बात को डिनाई करेंगे उन्हें वो आवाज़ें नहीं आ रही हैं, और फिर वो आवाज़ हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात कह दे जो ख़याल हमारे दिमाग में ऑलरेडी मौजूद है उसको मज़ीद तक़वियत पहुँचा दे, तो हम उस बात पर मज़ीद पक्का यकीन कर लेंगे। इसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में या मेनिया के मर्ज़ में मरीज़ों को बाज़-औक़ात ये भी ख़्याल आता है कि वो बहुत ही सुपीरियर हो गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, और फिर कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें भी आती है जिनसे उनको बताया जाता है कि आप बहुत समझदार हो गए हैं। अब ये जो आवाज़ें आने का फ़िनोमिना और साथ ही ये जो सोच में सख्ती है, सोच में फ़िक्सेशन आ जाती है, ये वो दोनों अलामत हैं कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जब मरीज़ इन अलामत से सफ़र करता है तो इन्हें फिर हम समझते हैं कि कोई रूहानी मसला हो गया है, और फिर हम उनको लेके इलाके के मौलवी के पास या आमिलों के पास लेके जाते हैं, और फिर बदकिस्मती से आमिल वहाँ बता देते हैं कि जी इनको तो जिन आ गया है, भूत आ गया है, और फिर एक गैर मुनासिब किस्म का मामलात शुरू हो जाते हैं। समझना हमें यह है कि डिल्यूजन यानी ऐसी कोई सोच जो हकीकत से बिल्कुल दूर हो और मरीज़ उस सोच को मानने पे मुकम्मल तौर पे मुसर हो, आपके लाख समझाने के बावजूद उसकी सोच तब्दील ना हो रही है, वो अपनी सोच से पीछे हटने पे तैयार ना हो, और साथ ही मरीज़ को अगर ऐसी कानों में आवाज़ें आ रही हों, ये दोनों अलामात हों या दोनों में से कोई एक अलामत हो, तो याद रखिए इन मरीज़ों से जितनी ज़्यादा आप बहस करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप गलत कह रहे हैं या आप गलत सोच रहे हैं या नहीं हमें तो आवाज़ नहीं आ रही है, आपको कैसे आ रही है, इससे ये होगा कि मरीज़ आपकी बात नहीं मानेगा, और बजाय इसके कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, उल्टा मरीज़ आपके भी ख़िलाफ़ होगा।
याद रखें, ज़्यादातर मरीज़ घर में जब अपनी बीमारी की वजह से एग्रेसिव हो जाते हैं या मारधाड़ पे उतर आते हैं या गुस्सा या गालम गलोच या बदकलामी पे उतरते हैं, तो अमूमी तौर पे ये मरीज़ इन दो में से किसी एक अलामत का शिकार होते हैं। और ये भी याद रखें कि अगर मरीज़ इन दो में से किसी एक अलामत का शिकार है तो फिर आप उन मरीज़ों को समझा नहीं सकते। जितना ज़्यादा बल्कि आप समझाएंगे उतना ज़्यादा मरीज़ के और ज़्यादा एग्रेसिव होने के चांस हैं। हमें पहले ये बात समझनी है कि मरीज़ के दिमाग में जो भी ख्याल आ गया है या मरीज़ के कानों में जो भी आवाज़ें आ रही हैं, वो उस आवाज़ें और उस ख़यालात के आगे मजबूर हैं, क्योंकि वो अपनी इस आवाज़ और ख़याल को 100% ठीक समझता है। बीच में कुछ मैसेजेस हैं, थैंक यू, मेरे लिए दुआइया मैसेज हैं काशिफ इकबाल साहब के, बहुत शुक्रिया काशिफ इकबाल साहब। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबको सेहत दे। अकीला कह रही हैं गुड आफ्टरनून, आई लाइक योर टॉपिक, थैंक यू अकीला। मलिक अरसान कह रहे हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइव शो देख रहे हैं। सो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये दोनों बात हमने आपको समझाई कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के शिकार मर्ज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको समझाना या उनको अपनी सोच से हटाना तकरीबन नामुमकिनात में से होता है। अब हमें ये बात समझनी है कि अगर कोई शख्स किसी भी तरह से इस बीमारी का शिकार है जिसमें मरीज़ को डिल्यूजन या हेलुसिनेशन होते हैं, तो इन अमराज के शिकार मरीज़ों को समझाने से शायद ये मामलात ठीक नहीं हों, बल्कि जितना आप समझाने की कोशिश करें अगर वो अपनी सोच पे कायम है तो उनको लगेगा कि आप भी उनके ख़िलाफ़ हैं। और फिर अमूमी तौर पे ऐसा होता है कि जब ये मरीज़ अपनी डिल्यूजन या हेलुसिनेशन की वजह से घर के अफराद से कुछ बातें करते हैं जो अमूमी तौर पे फैमिली मेम्बर्स क्लिनिक्स में आके हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब मरीज़ उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और जब वो उल्टी सीधी बातें करते हैं और मरीज़ के लवाहिकीन उनको डांट डपट करना शुरू करते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो या गैर मुनासिब बात कर रहे हो, तो फिर वो मरीज़ इस बात पे लड़ने मरने पे तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी दिमाग की बात, सोच और अपने जो कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं वो उनको बिल्कुल 100% ठीक लग रही होती हैं और वो उसको अपनी असल हकीकत मानने पे तैयार होते हैं। तो अब सोचिए, मिसाल के तौर पे हम सब मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला पर बिलीव करते हैं और अल्लाह की वहदानियत पे बिलीव करते हैं। अब अगर हमारे दिमाग में ये बिलीव यकीन की हद तक मौजूद है, अगर कोई भी शख्स हमारे इस बिलीफ के ख़िलाफ़ बात करेगा तो हमारा क्या रिएक्शन होगा? यकीनन हम गुस्से में आएंगे, नाराज़ होंगे। अगर कोई हमसे हमारे इस बिलीफ के ख़िलाफ़ बहस करेगा, मुबाहिसा करेगा, हमें ये साबित करने की कोशिश करेगा कि हमारा बिलीफ गलत है, तो हम लड़ने मरने पर तैयार हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन मरीज़ों के दिमाग में मौजूद होता है। वो इस मर्ज़ को यानी इस डिल्यूजन को और हेलुसिनेशन को चूँकि हकीकत पर मबनी समझ रहे होते हैं, तो वो अपनी सोच के लिए लड़ने मरने के लिए भी तैयार होते हैं। अयूब दर साहब ने सलाम, उमैर सादिक ने हमें ज्वाइन किया है, कवल सना ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू। अब हमें ये समझना है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन का शिकार है, तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें उसको हैंडल करना है। यानी एग्रीशन और वायलेंट मरीज़ को घर में हैंडल करने का पहला सबसे अहम नुक्ता जो है वो अब आपको समझना है, वो ये कि जब ये मरीज़ कोई भी ऐसी बात करें जो आउट ऑफ बॉक्स हो या ऐसी बात करें जो हमारी समझ से बाहर हो या जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो, और मरीज़ इस हद तक उस बात के ऊपर मुसर हो कि ऐसा लगे कि वो हर तरह के लिए कन्विंस है कि उसके दिमाग की बात बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो नमाज भी नहीं पढ़ता है, जिसका ज़ाहिरी हुलिया भी बहुत ख़राब है, जिसकी सफाई और तहारत वाला मामला भी नहीं है, लेकिन वो ये दावा कर देता कि मैं तो वलीउल्लाह हूँ, और जब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम ये गलत कह रहे हो या तुम, लेकिन वो इस बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और वो अगर आप उसको ये बात कहते हैं कि आप गलत कह रहे हैं तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाता है। अब ऐसे वक्त में हमें उन मरीज़ को कैसे हैंडल करना है? देखिए, जब किसी भी तरह से आप किसी मरीज़ को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि वो गलत सोच रहे हैं और वो सोच उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन गई है इस बीमारी की वजह से, तो वो फिर अब आपसे लड़ने मरने पर तैयार हो जाएगा। तो हमने ये करना होता है कि जब भी कोई मरीज़ अपने डिल्यूजन की बेस पे या हेलुसिनेशन की बेस पे कोई बात करता है, तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट भी नहीं करते और निगेट भी नहीं करते।
अब ये थोड़ी सी समझने की बात है कि हमें करना क्या है। मिसाल के तौर पे उसने कहा कि मैं वलीउल्लाह हूँ, और चूंकि मैं वलीउल्लाह हूँ, अब जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप सब लोग मेरी बात मानें, या आप सब लोग जिस तरह की मैं कह रहा हूँ उस तरह की बात मानेंगे, इस वक्त नमाज ना पढ़ें या रोज़ा ना रखें। अगर वो कोई भी उल्टी सीधी बात करता है इस बात में आके कि जी मैं वली हूँ, अब हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है? अगर आप उसे ये कहेंगे कि तुम बकवास कर रहे हो, कुफ्र बक रहे हो, कैसे तुम नमाज से रोक सकते हो या रोज़े से रोक सकते हो, तो ये तुम कुफ्र बक रहे हो, तो इसका मतलब है कि हमने उसे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया, और जब हमने उसके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया अब वो शख्स हमसे लड़ने मरने पर तैयार हो जाएगा, वायलेंट होगा, अग्रेसिव होगा। अगर आपने ये कह दिया कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फिर वो आपसे मज़ीद लड़ेगा कि चूँकि आपने मेरी बात मानी है तो अब आप उस बात पर अमल कीजिए, यानी नमाज भी ना पढ़िए, रोज़ा भी ना रखिए। या अगर कोई शख्स इस बात का डिल्यूजन का शिकार है कि उसके घर वाले उसे खाने में जहर मिला के दे रहे हैं पिछले 10 साल से, और इसके बावजूद कि वो जहर मिला के दे रहे हैं, अल्लाह ने उस पर कोई ख़ास किस्म का करम किया हुआ है जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं हो रहा है। अब आप अगर उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई कैसे तुम्हें जहर मिला के दे रहे हैं, अगर 10 साल से कोई जहर दे रहा होता तो तुम्हें कुछ तो नुकसान पहुंचता, कोई तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता, कोई तो तुम्हें ऐसी तब्दीली आती कि पता चलता कि जहर का कोई नुकसान सामने आ रहा है, तुम्हारे टेस्ट करवाएं वो नॉर्मल आए हैं, जहर की कोई अलामात आप में नहीं है, लेकिन वो मरीज़ मानने पर तैयार नहीं है। अब अगर आपने कहा कि नहीं दिया जहर तो वो आपसे लड़ने पर तैयार हो जाएंगे। अगर आपने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जहर दे दिया है तुम्हें, तो फिर वो कहेगा कि जिन लोगों ने जहर दिया तुम मेरे साथ मिलके उनसे भी लड़ो। तो इसका मतलब है कि हमें कोई ट्रिकी तरीके से उसको हैंडल करना होगा। सो जो भी अशख़ास आपके पास करीब करीब ऐसे हैं जो डिल्यूजन या हेलुसिनेशन का शिकार हैं अपनी बीमारी, जहनी बीमारी की वजह से, तो हमें उनको ना मना करना है ना एक्सेप्ट करना है। अगर वो कहते हैं वो वली हैं तो आप कहें अच्छा ऐसा होगा, मैं इस मामले को बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आप ठीक कह रहे होंगे, मैं चूँकि इस मामले को बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ तो इसलिए मेरा ख्याल है कि किसी और वक्त इस पे बात कर लेंगे। आपकी बात हो सकता ठीक है, हो सकता आप सही कह रहे हों, मैं इस बात को नहीं जानता। अगर वो मरीज़ कहता है कि जी देखिए सब ने मिलके मुझे जहर दिया, या सब मिलके मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, या लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, या टीवी में जो बात कही गई थी वो एक्चुअली मेरे ख़िलाफ़ कही गई थी, तो अब तो टीवी वालों को समझाएं, तो आप कहें अच्छा हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन एग्जैक्टली मैं क्या कह सकता हूँ कि किस तरह से वो हो सकता है कि वो किसी ने दिया हो जहर, ना दिया हो, वो क्यों नहीं असर कर रहा, ये सारी बातें आप ठीक कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता। यानी हमें उनकी बात को मानना भी नहीं है और स्ट्रेट अवे इनकार भी नहीं करना है, क्योंकि दोनों सूरतों के अंदर एग्रेशन और वायलेंसी के चांस बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि अगर आपके घर में कोई भी मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया के, बाइपोलर के या ड्रग एडिक्शन के हैं, जो इनमें से किसी भी अलामत का शिकार हैं, और वो अक्सर इस किस्म की बातें करते हैं कि जो गैर मुनासिब हैं और उनकी सोच ऐसा लगता है कि बहुत ही अजीब व गरीब है, तो फिर आपको ये बात समझना पड़ेगी कि आपने उनको ये कहना है कि किस तरह से आपने उनको हैंडल करना है, और बाकी घर वालों को भी ये बात समझानी है कि डायरेक्टली उनके साथ ना एग्रेसिव हों, ना उनको ये समझाने की कोशिश करें कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। अगर मरीज़ इस दौरान कोई ऐसी बात करता है जो इंतहाई बदतमीज़ी की बात हो या इंतहाई गैर मुनासिब बात हो, तो उसको सब्र से बर्दाश्त करें। ये ना समझें कि वो बदतमीज़ी कर रहा है, क्योंकि बीमारी की हालत में कही गई कोई भी बात का गुनाह भी, उलमा कराम इस बात पे बड़ी क्लियर हैं कि दीवानगी की हालत में या जहनी बीमारी की हालत में किसी भी किस्म की कोई कही हुई बात कोई गुनाह का बायस नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले जज्बाती हो जाते हैं कि ये हमारे ईमान को चैलेंज कर रहा है, इसने नमाज़ पढ़ने को कैसे मना कर दिया, या इसने माँ पे कैसे इल्ज़ाम लगा दिया कि माँ जहर दे रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इन चीज़ों के ऊपर जज्बाती ना हो, बल्कि इस बात को समझें कि मरीज़ जो कुछ कह रहा है या जो कुछ बोल रहा है वो अपनी बीमारी की मजबूरी में ऐसा कह रहा है, वो उसके अपने जानकर के ऐसा नहीं कर रहा है, शायद वो उसके कोई कंस्पिरेसी थ्योरी शायद ना हो। सो हमें उनको न्यूट्रल होकर थोड़ा सा हैंडल करना पड़ेगा। मलिक अरसलान लिख रहे हैं कि हमें न्यूट्रल होकर बात करनी है, जी बिल्कुल ऐसा ही करना होगा शायद। साकिब थैंक यू वेरी मच। कला जी डिप्लोमेटिक, कमल सना कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक होगा, जी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हमें हैंडल करना है। आपने ये बात देखी होगी कि अमूमी तौर पे जब आपकी फैमिली में या आसपास ऐसा कोई एग्रेसिव या वायलेंट मरीज़ है, तो कोई ना कोई घर में या मोहल्ले में या अजीज़ रिश्तेदारों में ऐसा शख्स होता है कि ये एग्रेसिव और वायलेंट पेशेंट उनसे गुस्सा नहीं करते हैं या उनकी बात मान लेते हैं। ये क्यों है? वही मरीज़ जो घर में किसी की बात नहीं मान रहा है, घर ही में से किसी एक शख्स की बात मानने पे तैयार हो जाता है और बाकियों की बात नहीं मान रहा होता।
या गली मोहल्ले के किसी एक साहब की बात मान रहा होता है, या अजीज़ रिश्तेदारों में से मामू की या किसी चचा की या फुप्पो की बात मान रहा होता है, बाकी घर वालों की नहीं मान रहा होता है। फ़र्क यही होता है कि शायद बाकी घर वाले उसको डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को समझे बगैर हैंडल कर रहे होते हैं, और जो साहब उनको जिनकी बात वो मान रहे होते हैं वो बेसिकली शायद उनकी बात को मना भी नहीं कर रहे होते और सेम टाइम पे उनकी बात को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते। सो अभी हमें ये बात समझना है कि ये जो फैमिली में एक शख्स, एक या एक से ज़्यादा भी कई दफ़ा होते हैं कि मामू, छोटे मामू और बड़े चचा की बात मान रहे हैं, या बड़ी बहन की बात मान लेते हैं, या किसी की नहीं मान रहे, सिर्फ वालदा की बात मान रहे हैं। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये वो फैमिली मेम्बर है जो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं इलाज के लिए। देखें, मरीज़ चूँकि इस मर्ज़ में जब मुब्तला होता है तो वो अपनी बीमारी को बीमारी नहीं समझता। मरीज़ नहीं जानता कि वो बीमार है, मरीज़ नहीं जानता कि उसको इलाज की ज़रूरत है। चूँकि वो ख़ुद नहीं जानता कि वो बीमार है, चूँकि वो ख़ुद नहीं जानता कि उसको इलाज की ज़रूरत है, तो यकीनन अगर आप उसको जितना मर्ज़ी समझाएं, जितना मर्ज़ी उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो इलाज की तरफ कन्विंस नहीं होगा। और ख़ुसूसन अगर आपने ख़ुद उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के ख़िलाफ़ उससे बात की है, या उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के ख़िलाफ़ उसको समझाने की कोशिश की है, तो यकीनन उसको इलाज की तरफ आपका राग़िब करना और मुश्किल हो जाएगा। देखिए, डिल्यूजन, हम जैसे मैंने पहले भी बताया, डिल्यूजन की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसी सोच जो लॉजिकल आर्गुमेंट के समझाने के बावजूद तब्दील ना हो सके, जो हकीकत से दूर हो, जो गलत सोच हो, झूठ सोच हो, और आप जितना मर्ज़ी लॉजिकल आर्गुमेंट दें लेकिन मरीज़ उस सोच को सही मानने पर मुसर होता है और आपकी बात नहीं मानता। तो चूँकि ये डिल्यूजन बाय डेफिनेशन ही ऐसी सोच है जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, तो जितना ज़्यादा आप बहस करेंगे, जितना ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, मरीज़ आपसे मज़ीद आर्ग्यू करेगा और मरीज़ आपसे एग्रेसिव और वायलेंट होगा। तो पहले तो घर वाले ऐसा करें कि उसको, मरीज़ को कोशिश करें कि उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशन के ख़िलाफ़ बात ना करें और थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, लेकिन उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशन को एक्सेप्ट भी ना करें, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो फॉलो करने पे मुसर हो जाएंगे। अब जब आपने पहला इस बात पे किया, तो आप ये बात जब अमल करेंगे, आप और बाकी सारी फैमिली मेम्बर्स भी, तो आप देखेंगे कि मरीज़ की एग्रीशन और गुस्सा बहुत हद तक कम हो गया है। उसके बाद भी अगर मरीज़ इलाज के लिए राज़ी नहीं है, वो क्लिनिक तक आने पे राज़ी नहीं है, तो फिर हमें सेकंड फेज़ में हमें ऐसा करना चाहिए कि घर या फैमिली का वो फैमिली मेम्बर जिससे मरीज़ नाराज़ नहीं होता है या कम नाराज़ होता है, या जिसकी बात मान लेता है, या जिसकी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और उनको फिर चाहिए कि मरीज़ को इस तरह से कन्विंस करें कि आप को चूँकि तबीयत ठीक नहीं है। अमूमी तौर पे इन मर्ज़ में जब डिल्यूजन हेलुसिनेशन होता है तो नींद भी डिस्टर्ब होती है, सर में दर्द और इस तरह की कुछ और अलामात भी होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज़ को बाकी अलामात की निस्बत से तैयार किया जाए। ये अगर आप कह के तैयार करने की कोशिश करेंगे, देखो तुम्हारी सोच गलत है, चलो तुम्हारी सोच गलत है, आके इसका इलाज कराएं, तो चूँकि वो अपनी सोच को मरीज़ 100% ठीक समझता है और अपने बिलीफ सिस्टम का हिस्सा समझता है, तो बजाय वो इलाज पे राज़ी होने के मज़ीद इलाज का मुखालिफ हो जाएगा। सो हमें ये चाहिए कि बाकी जो कोलेट्रल सिम्टम्स हैं कि देखो तुम्हें कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है, चलें कहीं डॉक्टर को दिखाते हैं, तुम्हारी नींद का कोई बंदोबस्त करते हैं कि नींद ठीक हो। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये जो तुम्हें सर में दर्द हो रहा है इसके लिए शायद कोई टेस्ट करवाएं या कोई इलाज करवाते हैं। या अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ को जहनी बीमारी के साथ साथ कोई और जिस्मानी बीमारी हो, तो हम ये भी कई दफ़ा बहाना करते हैं कि तुम्हें बदहज़मी हो रही है तो चलो बदहज़मी के लिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, या ब्लड प्रेशर के लिए चल किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। सो ये भी एक तरीका है मरीज़ को क्लिनिक तक लाने का, लेकिन इसके लिए वो फैमिली मेम्बर ज़्यादा अच्छे तरीके से कोशिश कर सकते हैं और कामयाब कोशिश कर सकते हैं जो फैमिली मेम्बर मरीज़ को न्यूट्रल तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं और जिन फैमिली मेम्बर्स पे मरीज़ कुछ एतमाद भी कर रहा होता है। और ये अमूमी तौर पे देखा गया है कि आलमोस्ट हर फैमिली या फ्रेंड्स में एक आध दोस्त या फैमिली मेम्बर ऐसा ज़रूर मिल जाता है कि मरीज़ जिसकी बात मानने पे तैयार हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है, आपने ये दोनों कोशिशें की माफ़ कीजिएगा, अगर मरीज़ को समझाने की भी कोशिश की, नहीं समझ में आ रही, मरीज़ से आपने न्यूट्रली हैंडल भी किया, उसके डिल्यूजन हेलुसिनेशन के ख़िलाफ़ भी नहीं बोला, इसके बावजूद मरीज़ इस बात पे तैयार नहीं है कि वो इलाज कराए,
फिर घर के उस फैमिली मेम्बर को भी अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया और मरीज़ उस फैमिली मेम्बर की भी बात मानने पे तैयार नहीं है, या बहुत दफ़ा मरीज़ ऐसा कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कल चलूँगा, आज चलूँगा, और फिर जब वक्त आता है जाने का तो वो दोबारा उसको ख़राब कर देते हैं या नहीं चलते या नहीं जाते। और फिर जब बार बार इस तरह से करने के बावजूद अगर मरीज़ तैयार ना हो तो फिर एक दूसरा तरीक़ा है, और तीसरा और चौथा तरीक़ा भी मौजूद है। जो नेक्स्ट तरीका है उसमें फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको किसी करीबी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट से, माहिर नफ्सियात से रब्ता करना होगा, और फिर माहिर नफ्सियात से मिलकर मरीज़ की तमाम तफसील बताने के बाद ऐसा हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं जो दवाइयाँ मरीज़ को बग़ैर बताए बहुत आराम से, आसानी से दी जा सकती हैं। उन दवाइयों से ये होना शुरू होगा कि मरीज़ की जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की अलामात हैं ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अमूमी तौर पे ये दवाइयाँ हम मरीज़ों को या उनके लवाहिकीन को शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देते। हम ये कहते हैं और समझाते हैं मरीज़ के लवाहिकीन को कि ये दवाइयाँ जब आप मरीज़ को शुरू कराएं तो पहले कोशिश करें कि मरीज़ से कहें कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है या नींद नहीं आ रही है तो ये नींद की गोली है, मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आया हूँ, आप ये नींद की गोली ले लीजिए, इससे नींद बेहतर हो जाएगी। और अगर नींद फिर ज़्यादा आने लगे तो नींद की गोली को कम भी किया जाना चाहिए। या अगर किसी के चेहरे पे कोई निशान है, कोई हाथ पे निशान है, ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है या स्टमक का मर्ज़ है, तो किसी भी मर्ज़ के नाम के बहाने आप कोशिश करें कि मरीज़ को वो दवा दें। और जब वो दवा मरीज़ मुसलसल कुछ दिन इस्तेमाल कर लेगा तो मरीज़ का डिल्यूजन, गुस्सा, एग्रेशन और वायलेंस की खासियत तक कम हो जाती है और मरीज़ फिर क्लिनिक में आने के लिए तैयार हो जाता है। जब एक दफ़ा मरीज़ क्लिनिक में आने के लिए तैयार होता है और जब हम साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मरीज़ की मुलाकात होती है तो चूँकि हमें ये बात पता है कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन क्या है और उसे किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, तो अमूमी तौर पे इन मरीज़ों के साथ हमारा भी एक अच्छा रैपो डेवलप हो जाता है और मरीज़ फिर इलाज के लिए आमादा हो जाता है, इलाज को मानने के लिए आमादा हो जाता है और फिर यूँ इलाज शुरू हो जाता है। एक सूरत हाल ये भी होती है कि मरीज़ इतने अग्रेसिव और वायलेंट हो जाते हैं कि वो किसी भी नाम पर और किसी भी मर्ज़ की इलाज करने पर तैयार नहीं होते। और जब किसी भी मर्ज़ की कोई भी दवा लेने पे अगर मरीज़ तैयार ना हो, फिर हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि जो मरीज़ को बताए बग़ैर हम मरीज़ को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो लिक्विड में मौजूद हैं, लिक्विड में आती हैं, और ये लिक्विड आप किसी भी तरह से किसी जूस में, सालन में, दूध में मिलाकर दे सकते हैं। अमूमी तौर पे इन गुस्सा, एग्रेशन और वायलेंट मरीज़ बिहेवियर को जो कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ हैं उनको कोला ड्रिंक्स में नहीं दिया जाता। अगर आप को ऐसी दवा मौजूद है जो देनी जानी चाहिए तो एहतियात करें कि कोला ड्रिंक्स या सॉफ़्ट ड्रिंक्स में नहीं दिया जाता, क्योंकि उसमें इन दवाइयों का असर नहीं होता और कई दफ़ा इन दवाइयों का केमिकल भी चेंज हो जाता है। दूसरा, अमूमी तौर पे चाय में भी इस दवा को नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके अलावा हर तरह के जूस में दिया जा सकता है, दूध में मिला के दिया जा सकता है। इवन अगर हल्का गर्म सालन हो, अगर शोरबे वाला सालन है तो सालन में भी मिला के ये दवा दी जा सकती है। तो अगर मरीज़ किसी तरह से दवा खाने पे आमादा नहीं है तो फिर अपने डॉक्टर से दोबारा रुजू कीजिए, साइकियाट्रिस्ट से दोबारा रुजू कीजिए और साइकियाट्रिस्ट को ये बात बताइए कि डॉक्टर साहब हमने कोशिश की लेकिन मरीज़ दवा खाने पे मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं है। फिर ऐसी दवाइयाँ आपको दी जाएँ जो लिक्विड्स में मौजूद हों, और जब वो लिक्विड आपको दिए जाएँ तो मरीज़ के पता हुए बग़ैर उनको ये दवा किसी न किसी तरह से किसी चीज़ में मिला के दी जाए। दोबारा ये बात आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा है और दवा आपको देनी पड़ रही है मरीज़ को, तो फिर आपको ये बात समझनी होगी कि ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट है, ये लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि अगला हिस्सा इलाज का ये है कि जब मरीज़ को ये दवा खाने में मिलाकर या सालन में मिलाकर या जूस में मिलाकर आप दे रहे हैं, तो जैसे ही मरीज़ का गुस्सा कम हो, जैसे ही उसके डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस कम होना शुरू हों, तो फिर हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि मरीज़ को डॉक्टर के क्लिनिक तक लेकर आएँ। एक और तरीका जो बहुत से मरीज़ के लवाहिकीन बहुत ही इफ़ादियत से इस्तेमाल करते हैं वो ये कि मरीज़ अपने आप को चूँकि मरीज़ मानने पे तैयार नहीं है, ख़ुसूसन नफ्सियाती मरीज़ या दिमागी मरीज़ मानने पे तो कतन तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक तरीका ये भी होता है कि अगर मरीज़ इस बात पे राज़ी हो कि मैं अपने स्टमक के मामलात का इलाज करा लूँगा या सर के दर्द का या ब्लड प्रेशर का, तो हम मरीज़ के लवाहिकीन को ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे पास आएँ, साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करें, साइकियाट्रिस्ट से मरीज़ तफसील के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस करें
और जो भी दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या बता रहे हैं, उन दवाइयों को आप लिखवा लें साइकियाट्रिस्ट से। और उसके बाद जो भी आपके फैमिली फिजिशियंस जिन पे आपका मरीज़ एतबार करता है, जिनसे इलाज कराने पे आपका मरीज़ तैयार है, अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि मरीज़ अपने गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के साथ आराम से इलाज कराने पे तैयार होते हैं, क्योंकि बचपन से वहाँ पर ये इलाज करवा रहे होते हैं। कुछ मैसेजेस हैं, मुदस्सर साहब वास कर रहे हैं, अमीन फ़िरोज़ डॉक्टर उस्मा रिप्लाई टू जिलुल राजपूत किया है, वासिल ही अब्दी थैंक यू बेटा। अक्सा सलीम ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम अक्सा, वेलकम एवरीवन हु हैज़ जस्ट ज्वाइंड अस। सो चूँकि ये मरीज़ उन अपने मोहल्ले के डॉक्टर के ऊपर एतबार करते हैं, एतमाद होता है, बचपन से नज़ला बुखार ज़ुकाम के इलाज के लिए वहाँ जा रहे होते हैं, तो फिर दूसरा तरीका ये है कि आप साइकियाट्रिस्ट से वो दवाइयाँ लिखवाएं और अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाके उनको ये बात गाइड करें कि डॉक्टर साहब हमारे मरीज़ को ये अलामात हैं, इन अलामात के लिए माहिर नफ्सियात ने ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हैं, हम ये चाहते हैं कि हम मरीज़ को आपके पास लेकर आएंगे और मरीज़ को बुखार या नज़ला या सर का दर्द या नींद के मसाइल के साथ, तो आप अपनी जो दवाइयाँ लिखें तो अमूमी तौर पे उसमें साथ ही ये दवाइयाँ भी लिख दें। ये भी एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है, जिसके बाद मरीज़ वो दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। और फैमिली फिजिशियन को इस बात पे भी कायल करते रहना चाहिए मरीज़ को, कि मरीज़ को ये कहना चाहिए कि चूँकि आपको सर में दर्द या नींद का मसाइल कि आप दिमाग के डॉक्टर को भी दिखा दें। और आजकल जो दिमाग के डॉक्टर इलाज करते हैं, खुदा ना खास्ता वो नफ्सियाती दवाइयाँ नहीं देते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे दिमाग के जो केमिकल हैं, विटामिन्स हैं या विटामिन की तरह के केमिकल्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। सो ये भी एक बड़ा ख़ासा इफ़ेक्टिव तरीका है मरीज़ को इलाज की तरफ राग़िब करने के लिए और उसको क्लिनिक तक लाने के लिए। जब फैमिली फिजिशियन के पास जाना शुरू हों तो फिर आप जैसे जैसे मरीज़ दवा भी खाए और तबीयत बेहतर हो, तो उसको दोबारा ये कोशिश हमने करती रहनी है कि वो साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक तक या साइकोथेरेपिस्ट तक या साइकोलॉजिस्ट का प्रॉपर इलाज हो सके। याद रखें कि सिर्फ अलामात बताकर इलाज करवाना और मरीज़ को क्लिनिक तक ला के दिखा के इलाज कराने में ख़ासा फ़र्क है। अमूमी तौर पे जब हम अलामात सुन के दवा देते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ ऐसी दवा दें कि जिनसे कोई ज़्यादा फ़ायदा अगर ना हो तो कोई नुकसान भी ना हो, और हम अमूमी तौर पे डोज़ भी उसकी कम रखते हैं, इसलिए कि जब तक मरीज़ से बिलमुशाफ़ा मुलाकात ना हो तो एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितनी डोज़ देनी चाहिए। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ़ इस तरह के मशवरे के बाद मरीज़ की तबीयत में बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं होती। इससे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार अपने साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट करें और कोशिश करें कि साइकियाट्रिस्ट की दी हुई दवाइयाँ पाबंदी के साथ मरीज़ इस्तेमाल करे, और जब मरीज़ पाबंदी से ये दवा इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेजुअली बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। डोजेज भी कम और ज़्यादा की जा सकती है, लेकिन बहरहाल बेहतरीन तरीका तो यही है कि किसी तरह से मरीज़ क्लिनिक तक डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। अगर कुछ मरीज़ हमारे यहाँ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि दवा खिलाना तो दूर की बात, वो बात करने पर तक भी तैयार नहीं होते, वो किसी भी डॉक्टर के पास जाने पर तैयार नहीं होते हैं। और अमूमी तौर पे ये सिचुएशन या ये सूरत हाल उस वक्त होती है जब मरीज़ का मर्ज़ शुरू होने वक्त या तो इग्नोर किया जाता है या ये समझा जाता है कि ये आजकल बस थोड़ा सा परेशान है, किसी टेंशन की वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली बीमारी बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तब वो मरीज़ इतना एग्रेसिव और वायलेंट होता है कि वो किसी की बात सुनने पर भी तैयार नहीं होता। इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? याद रखें, अमूमन ये वाली सिचुएशन उस वक्त आती है जब लोग या तो प्रॉपर इलाज कराने पर ख़ुद भी राज़ी नहीं होते या फैमिली मेम्बर्स खुद इस मर्ज़ को मर्ज़ नहीं समझ रहे होते। कई दफ़ा वो रूहानी इलाज की वगैरह के चक्कर में होते हैं, और फिर कई रूहानी इलाजात करवाने के बावजूद, कई दफ़ा जिन उतरवाने के बावजूद मरीज़ की अलामात में कोई ख़ास बेहतरी नहीं आती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती जाती है और यूँ मरीज़ को कंट्रोल करना ख़ासा मुश्किल या तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर एक लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पर एक ऑप्शन होता है हमारे यहाँ, उसको हम कहते हैं क्राइसिस इंटरवेंशन एट होम। ये जो क्राइसिस इंटरवेंशन होती है ये हमें एक्सट्रीम केसेस में करनी पड़ती है, जहाँ मरीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता, वायलेंट हो, मारधाड़ पे, इस हद तक मारधाड़ पे तो मरीज़ उतर जाता है कि वो तशद्दुद भी करता है और घर में कई लोगों को ज़ख्मी तक कर देता है। अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो रही हो तो खुदारा इससे पहले
की एग्रीशन सिर्फ गालम गलोच तक या हल्का फुल्का मारपीट तक हो, उसी वक्त आपको चाहिए कि फौरी तौर पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे इदारे से रब्ता कीजिए जहां साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मौजूद हों, ताकि आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए। इस वक्त कराची शहर में और तकरीबन हर बड़े शहर में ऐसे हॉस्पिटल्स की सर्विसेज मौजूद हैं कि जो मरीज़ को, ऐसे मरीज़ों को जो वायलेंट और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं, उनको घर से अस्पताल तक लाते हैं। इस क्राइसिस इंटरवेंशन के भी कुछ तरीके होते हैं और उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे इलाके में हैं कि जहां कोई हॉस्पिटल घर से मरीज़ को लाने पे तैयार नहीं है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आप भी घर में रहते हुए कुछ लोगों को यूटिलाइज़ करते हुए मरीज़ को अस्पताल तक ले जा सकते हैं। याद रखें, जो अब हम बात कर रहे हैं ये हम उन एक्सट्रीम मरीज़ों की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं और तशद्दुद की वजह से उनकी जो जनरल कैफियत हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें नहीं तशद्दुद से रोक पा रहे हैं। ना वो दवा लेने पे तैयार है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने पे तैयार है, ना किसी भी तरह से वो किसी भी इलाज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ऐसे मरीज़ों को हमें हस्पताल में दाखिल करके इलाज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मरीज़ों को हस्पताल तक कैसे लाया जाए। अब हमें ये बात समझनी है कि क्राइसिस इंटरवेंशन घर में किस तरह से करना है। उसके लिए कम से कम हमें 6 लोग चाहिए, जिनमें से कम एक ट्रेंड नर्स या डॉक्टर ज़रूर हो। जब हॉस्पिटल में भी कोई मरीज़ एग्रेसिव और वायलेंट होता है तो हम इसी तरीके से उनको रिस्टोर करते हैं या रिस्ट्रेन करते हैं। अब ये जो 5 या 6 लोग चाहिए, ये किस लिए चाहिए? अगर मरीज़ घर में ऐसी जगह मौजूद है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये मरीज़ खुद अपने हाथ में कोई हथियार भी ले लेते हैं कि कोई मेरे करीब आएगा तो मैं उसको मार दूंगा या कुछ कर दूंगा, या मैं अपने आप को मार लूँगा। दोनों सूरत के अंदर एक इंसानी जान खतरे के अंदर होती है। तो हमें अब बहुत सोच समझ के मरीज़ की तरफ अप्रोच करना है। ये जो ट्रेन डॉक्टर या ट्रेन नर्स हैं, इनका काम यह है कि ये मुसलसल मरीज़ के साथ कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे और दूर खड़े होके, एक फासले से खड़े होके, कि ऐसा ना हो कि मरीज़ उनको नुकसान पहुंचा सके। और उसी तरह से जो हमने पहले डिस्कस किया था कि उनकी किसी बात को नेगेट नहीं करेंगे, उनसे किसी बात के ऊपर उनकी बात को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सेम टाइम शायद एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और उनसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे कि आप प्लीज़ बैठ जाइए, हमारी बात सुन लीजिए, हम आपके लिए बेहतरी चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ बेहतर हल करना चाहते हैं। आप जो भी मसले या जो भी प्रॉब्लम है, जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं या जो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, आप आराम से, सुकून से, तसल्ली से बैठ के हमें बताइए, तो हम शायद उसको हल कर सकें। ये नर्स या साइकियाट्रिस्ट, जो भी ट्रेन नर्स या साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे मौजूद हों, वो मुसलसल मरीज़ को इस तरह की कन्वर्सेशन में बिज़ी करने की कोशिश करते रहने चाहिए। और अगर मरीज़ उससे राज़ी हो जाते हैं, बात करने पे तैयार हो जाते हैं, दवा खाने और इंजेक्शन लगाने पे तैयार हो जाते हैं, और आपके पास उस वक्त एक तैयार इंजेक्शन होना चाहिए जो दवा इस मर्ज़ के लिए हम देते हैं, उन मर्ज़ में से जो भी इंजेक्शन अवेलेबल हैं वो आपके पास होनी चाहिए। अगर मरीज़ आपकी कन्वर्सेशन से तैयार हो जाता है दवा खाने पे या इंजेक्शन लगवाने पे, तो फिर हमें मरीज़ को दवा खिला के इंजेक्शन लगाकर उसको अस्पताल तक ले आना चाहिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो अब जो बाकी 5 लोग आपके साथ हैं, उनको आपको चाहिए कि जो भी डॉक्टर या नर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स आपस में ही अगर ये क्राइसिस इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो 5 आपस में एक छोटी सी मीटिंग करें और उसमें ये बात तय हो कि जब ये सब के सब लोग मरीज़ की तरफ अप्रोच करेंगे उसे पकड़ने के लिए या उसको काबू करने के लिए, तो उसमें ये बात पहले से ही तय होनी चाहिए कि रहमान साहब मरीज़ का दायां हाथ पकड़ेंगे, सलीम साहब मरीज़ का बायां हाथ पकड़ेंगे, अब्दुल्ला साहब मरीज़ की दाएं टांग पकड़ेंगे और फ़लाँ साहब जो है मरीज़ की बाएं टांग पकड़ेंगे। यानी 4 लिम्स हैं, क्योंकि मरीज़ अगर एग्रेसिव या वायलेंट होगा तो वो अपने इन 4 लिम्स यानी 2 हाथ और 2 पाँव को इस्तेमाल करता हुआ किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मरीज़ के करीब जाने के वक्त ये बात पहले से तो तय हो कि 4 अफराद कौन से हैं जो मरीज़ के किस लिम्ब को पकड़ेंगे, यानी दाएं हाथ को, बाएं हाथ को, दाएं टांग और बाएं टांग। ये क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर के तौर पे चारों को ये बात पता होनी चाहिए। 5वें साहब जो मरीज़ की तरफ अप्रोच करने के लिए जाते हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उनको मरीज़ के पीछे से आके उसको इस तरह से गर्दन से पकड़ना है कि उसकी गर्दन पे कोई प्रेशर ना हो,
लेकिन सेम टाइम वो मरीज़ किसी को काट ना सके, क्योंकि इंसान का अगला हथियार मुंह से काटना होता है कि जो भी शख्स करीब करीब आएगा उसको काट लेंगे। सो ये 5 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहीं ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि जब आप मरीज़ की तरफ अप्रोच करेंगे उस वक्त सब एक साथ अप्रोच करें। ऐसा ना हो कि एक जाए, एक टांग पकड़ने की कोशिश करे तो मरीज़ उसको दूसरी टांग से टक्कर मार दे। और ये 5 लोग जब जाएंगे तो वो जो छठा डॉक्टर या नर्स या घर का कोई ऐसा बड़ा जिससे मरीज़ पॉजिटिव रहता हो, वो मुसलसल मरीज़ को ये बात कन्वे करता रहे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, हम आपको कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, हम आपको मदद करके आपको इस परेशानी से निकालना चाहते हैं। जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जिससे आपकी मदद भी हो सके और हम आपको इस परेशानी से निकाल सकें। शाहिद साहब ने कहा है साइकोथेरेपी हैज़ अ रोल इन डीलिंग विद शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट। शाहिद साहब, साइकोथेरेपी का रोल ज़रूर है शिज़ोफ्रेनिया में, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस अगर मरीज़ को मौजूद हैं तो वो ज़रूरी तौर पे इस बात की गमाज़ी है कि उनको दवाओं के साथ ठीक किया जाए। जब मरीज़ के डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर साइकोथेरेपी का रोल मौजूद है। रिहेबिलिटेशन जो शिज़ोफ्रेनिक मरीज़ों की है उसमें साइकोथेरेपी का बड़ा ग्रेट रोल है। लेकिन एक्टिव डिजीज़ में जिस वक्त स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स एक्टिव हों और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो, उस वक्त साइकोथेरेपी का डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रोल उस वक्त भी मौजूद है कि अगर आप अच्छी साइकोथेरेपी मरीज़ के साथ करते हैं तो मरीज़ इलाज के लिए राज़ी हो जाता है, दवाएं खाने के लिए राज़ी हो जाता है, और यही सबसे बड़ा रोल साइकोथेरेपी का एक्टिव शिज़ोफ्रेनिया में है। लेकिन जब डिल्यूजन हेलुसिनेशन कंट्रोल हो जाए तो फिर साइकोथेरेपी का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि मरीज़ की रिहेबिलिटेशन, उसको वापस कम्युनिटी का एक ऐसा बंदा बनाना कि जो कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल हो। मलिक अरसल महमूद ने कहा है कि सर वो मरीज़ बाइट कर सकता है। जी, मैं इस बात का जिक्र हम अभी कर चुके हैं कि चूंकि मरीज़ बाइट कर सकता है तो इसीलिए 4 नहीं 5 लोग क्राइसिस इंटरवेंशन में चाहिए होते हैं। यानी एक एक बंदा एक एक लिम्ब को पकड़ेगा, सीधे हाथ को, एक उल्टे हाथ को, सीधी टांग, उल्टे टांग, और 5वां बंदे को जाके पीछे से उसके चेहरे से ठोड़ी से उसको इस तरह से करना है ताकि वो किसी को बाइट ना कर सके, क्योंकि ये भी एक तरीका है। जब आप ये सब कुछ कर लें उसके बाद आपको फौरी तौर पे वो जो छठा शख्स मौजूद है, जो नर्स और डॉक्टर हो तो बहुत अच्छा, और अगर नर्स और डॉक्टर ना भी हो तब भी अगर कोई और शख्स है तो उसके पास वो इंजेक्शन या मौजूद हो जो मरीज़ को दिया जाना हो, और फिर मरीज़ को वो इंजेक्शन लगा दें। अमूमी तौर पे ऐसे इंजेक्शन्स मौजूद हैं जो फौरी तौर पे मरीज़ को काम डाउन कर देते हैं या इतना सुस्त कर देते हैं कि मरीज़ इलाज के लिए राज़ी हो जाता है, और उसके बाद मरीज़ को यहाँ से हस्पताल लेकर आएँ। याद रखें कि अब मरीज़ को जब आपने हस्पताल में दाखिल करना है तो हस्पताल में मरीज़ को दाखिल करने के लिए आपको मरीज़ को हस्पताल तक लाना भी है, और उसके बाद हस्पताल के उस वार्ड तक भी लेके जाना है जहाँ पर मरीज़ सिक्योर्ड होते हैं। अमूमी तौर पे अस्पतालों में इन मरीज़ों के लिए वार्ड में ऐसी सहूलियात मौजूद होती हैं कि मरीज़ वार्ड के एक मखसूस हिस्से से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते और मरीज़ को वहाँ सिक्योर करके रखा जाता है। अगर इन मरीज़ों के साथ ऐसे अटेंडेंट रहें अस्पताल के अंदर जो मरीज़ जिससे ऑलरेडी पैरानॉइड है या जिसके ख़िलाफ़ मरीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सोच रखता है, तो मरीज़ अस्पताल में भी बहुत अग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। राहिला ख़ान का एक सवाल बीच में आया है कि क्या स्किज़ोफ्रेनिया क्योरेबल डिजीज़ है। शगुफ्ता साहिबा का सवाल है कि एंटी डिप्रेशन कितने वक्त तक ले सकते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में एंटी डिप्रेशन के बारे में बताया था। मुख्तसरन बता देता हूँ कि मर्ज़ की तबीयत ठीक होने के बाद कम से कम 6 महीने देना चाहिए, लेकिन अगर एंडोजीनियस एंटी डिप्रेशन है तो फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी होती है। राहिला पूछ रही हैं शिज़ोफ्रेनिया क्योरेबल है। राहिला, बेतहाशा बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम क्योरेबल नहीं लेकिन ट्रीटेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लड प्रेशर की बीमारी क्योरेबल नहीं, ट्रीटेबल बीमारी है। जोड़ों के दर्द यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी क्योरेबल नहीं, ट्रीटेबल है। डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी क्योरेबल नहीं, ट्रीटेबल है। इसी तरह से शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी भी ट्रीटेबल बीमारियों में आती है जो काबिल इलाज मर्ज़ है, लेकिन अक्सर शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ दवाइयों के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको दवाइयाँ लंबे अरसे देनी होती है। डॉक्टर इमरान ने उस वक्त एक सवाल पूछा था, क्या ये दवा सारी ज़िंदगी खानी होती है? तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ की या साइकोटिक मर्ज़ की वजूहात क्या है। अगर कोई शख्स
इस मर्ज़ में इसलिए मुब्तला है कि उसकी जेनेटिक्स में या फैमिली में ये बीमारी मौजूद थी और उसकी फैमिली में से अक्सर लोगों को ये बीमारी मौजूद है, तो हाँ यकीनन ये इलाज बहुत लंबे अरसे और कुछ मरीज़ों में शायद ये दवाइयाँ सारी ज़िंदगी भी देनी चाहिए या देनी पड़ती हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। बहुत से मरीज़ शिज़ोफ्रेनिया के या बाइपोलर मेनिया के या दूसरी जो साइकोटिक बीमारियां उनके ऐसे हैं जिनको एक मखसूस अरसे के बाद दवाइयां आहिस्ता आहिस्ता करके बंद भी हो जाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ की ठीक भी रहती है। और फिर लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक मरीज़ जिसको आज आपने इलाज किया, इलाज के बाद दवाइयाँ देने के बाद वो मरीज़ तबीयत ठीक हो गई, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस मर्ज़ की दोबारा वापसी हो जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर किसी शख्स को मलेरिया की बीमारी हो और हम उसके मलेरिया का इलाज करें और मलेरिया का इलाज ख़त्म होने के बाद अगर दोबारा मच्छर उसको काटेगा और मलेरिया का जरासीम जिस्म में आएगा तो दोबारा भी मलेरिया का मर्ज़ हो सकता है। तो अगर बीमारी जेनेटिकली नहीं है और स्ट्रेस और टेंशन और इसकी वजहात से किसी शख्स को ये बीमारियां हुई हैं तो यकीनन काबिल इलाज हो जाती हैं, दवाइयां भी बंद हो जाती हैं। लेकिन अगर दोबारा उसी किस्म की सिचुएशन में मरीज़ चला जाए तो उसके दोबारा उस बीमारी में मुब्तला होने के चांस ख़ासे ज़्यादा होते हैं। एक बहुत बड़ा साइजेबल नंबर जो हमारे माशरे में अग्रेसिव और वायलेंट मरीज़ों का है वो बदकिस्मती से नशा के इस्तेमाल करने वाले मरीज़ों का है। और ख़ुसूसन एक नशा हमारे यहाँ जिसे हम चर्स या मैरिवाना कहते हैं वो बदकिस्मती से बहुत कॉमन हो गया है और अमूमी तौर पे लोग इस मर्ज़ को के में जो नशे को इस्तेमाल करते हैं चर्स को, उनको वो लोग समझते हैं कि ये तो एक आम सी बात है, एक कॉमन सी बात है, बल्कि अब कई जगहों पे तो फैशन के तौर पे भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, हेरोइन, शीशा या जितने दूसरे नशे हैं सब नुकसानदेह हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर नशों का नुकसान दिमाग के साथ साथ जिस्म पे ज़्यादा होता है। लेकिन चर्स वो नशा है जिसका जिस्म पे शायद इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन दिमाग को और इंसानी जहन को शिद्दत से नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ चर्स वाहिद एक ऐसा सब्सटेंस है जो इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम तक ला सकता है। और जो लोग चर्स या इस तरह के नशे का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जज्बाती हो जाना, वायलेंट हो जाना, एग्रेसिव हो जाने के चांसेस आम लोगों के निस्बत बहुत ज़्यादा हैं। तो होना ये चाहिए कि आप कभी भी अपने आसपास कोई ऐसा मरीज़ देखें जो एग्रेसिव और वायलेंट है तो कोशिश करें कि उसके इलाज का बंदोबस्त करें। अगर आपको किसी आलिम ने या मौलवी ने ये कहा है कि आपके मरीज़ पे जिन है या साया है या कोई इस किस्म की सिचुएशन आपको बताई है तो मेरी बात याद रखें कि अगर मिसाल के तौर पे मौलवी साहब या आलिम साहब ये कहते हैं कि जी इस पे जिन है और मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो वजीफ़ा और वो रूहानी इलाज वाकई बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, लेकिन आप मौलवी साहब से या आलिम साहब से ये बात ज़रूर पूछिएगा कि मौलवी साहब दवा और दुआ की तो कोई लड़ाई नहीं है ना। इस्लाम में तो दवा खाना सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दवा खाना तो और इलाज कराना तो किसी तरह से किसी रूहानी इलाज की में रुकावट नहीं है। तो मेहरबानी फरमा के मरीज़ का जो भी मेडिकल इलाज है वो भी जारी रखें। और अगर कोई आलिम साहब कोई दुआ बताते हैं, कोई वजीफ़ा बताते हैं तो जायका कि उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है और किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी शिफा अल्लाह ताला हमारी दुआओं की तवस्सुल से ही देते हैं। तो हमें अल्लाह के ऊपर जो हमारा तवक्कुल है वो ये बात सिखाता है कि हमें अल्लाह पे अपने तवक्कुल को मुकम्मल रखना है, लेकिन हर चीज़ के हल का कोई ना कोई तरीक़ेकार है। और इस तरह के जितने अमराज हैं उनके लिए जितनी दवाइयाँ हैं वो दुनिया भर में नहायत सूदमंद साबित हुई हैं। डॉक्टर इमरान थैंक यू कर रहे हैं, शुक्रिया डॉक्टर इमरान। डॉक्टर मुक़द्दस फ़ातिमा थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। डॉक्टर उज़मा मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सेशन को पसंद किया। बहुत सारे सवालात बीच में ऐसे चले गए हैं कि जो मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारा 1 घंटा है और अब वक्त भी कुछ थोड़ा सा कम रह गया है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ सवालों के जवाब मैं अभी दे सकूँ, लेकिन अगर इसके बावजूद कोई सवाल आपके जहन में है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल परेशान ना हों और ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का पेज है आप उस पर मेरा नाम लिख के टैग करके सवाल कर दें तो मैं जब कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ।
दूसरा ये कि डॉक्टर माजिद अली आबदी या दी ब्रेन क्लिनिक का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर आप मुझे सवाल अगर लिख के भेज दें तो मैं कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ। पिछले संडे जो हमने सेशन किया था उसमें भी कुछ सवालात ऐसे थे जो रह गए थे। उसमें एक सवाल था OCD के मुतालिक, मैं कोशिश करता हूँ उस पर भी बात करूँ। अभी यासिर ये कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया। यासिर एग्जैक्टली आज तक ये बात नहीं पता चल सकी कि शिज़ोफ्रेनिया का एग्जैक्ट कॉज क्या है, लेकिन दुनिया भर में ये बात समझ में आती है कि शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है कि जो जेनेटिकली ज़्यादातर होती है, तो ये फैमिलीज़ में रन करती है, लेकिन एग्जैक्ट काज आज तक नहीं पता चला। आपने गुटखा और पुड़िया का बताया है, यकीनन ये एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये वो प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी पेंडेमिक है, और ख़ुसूसन कराची शहर में गुटखा और पुड़िया और पत्ती का इस्तेमाल और ये बहुत सारी जहनी प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। डॉक्टर शैला कुरैशी हैं UK से। डॉक्टर शैला कह रही हैं कि आई एम द 6th पर्सन हु इज़ कॉल्ड टू डील विद द पेशेंट एडमिनिस्ट्रेटेड ट्रैंक्विलाइजर, प्रोबेबली अ बिट ऑफ साइकिक ट्रेनिंग विल हेल्प मी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शैला। आप इमरजेंसी एक्सीडेंट में काम करती हैं किंग्स कॉलेज लंदन के हॉस्पिटल में, और किंग्स कॉलेज लंदन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस। थैंक यू डॉक्टर शैला फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। डॉक्टर अलिशा ने कहा है कि काम करना चाहें तो कोई इदारा ही ऐसा लोगों के लिए। कराची में बहुत सारे इदारे हैं जो क्राइसिस इंटरवेंशन भी करते हैं, एग्रेसिव मरीज़ों को घर से भी लेकर आते हैं। किसी इदारे का, प्राइवेट इदारे का यहाँ नाम लेना यूँ तो मुनासिब नहीं है, लेकिन कराची में काफ़ी सारे ऐसे इदारे हैं। डॉक्टर उज़मा यू मे टेक फ्यू ऊपर मिनट, ओके। अच्छा, डॉक्टर उज़मा ये कह रही हैं कि अगर कुछ मिनट ऊपर भी हो जाए तो खैर है। अच्छा, OCD का एक सवाल था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को किस तरह से हम इलाज करना चाहिए या उसकी दवाइयों का क्या मामला है। जहन में रखिए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा मर्ज़ है जो अमूमी तौर पे, मूरसी तौर पे मौजूद होता है। ये भी फैमिली में चलने वाला मर्ज़ है और अमूमी तौर पे इसका इलाज करना थोड़ा सा आम दूसरे मर्ज़ों के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये होता है कि किसी मरीज़ को जहन में बार बार एक सोच आ रही हो, मरीज़ ये जानता है कि ये सोच मेरी गलत है और इस सोच को मेरे दिमाग से निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वो सोच नहीं निकलती। बात सिर्फ यहाँ नहीं ख़त्म होती, मरीज़ इस सोच के बाद उस सोच के ऊपर अमल भी करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे मरीज़ के जहन में ये सोच आती है कि मेरे हाथ गंदे हैं, और मेरे हाथ अगर गंदे हैं तो ऐसा ना हो कि मुझे कोई जरासीम लग जाएं, और अब वो उन हाथों की गंदगी की सोच को झटकने के लिए बार बार जाके हाथ धोता है। कोरोना के आजकल के माहौल में अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो किसी हद तक बेनिफिट भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक ही दफ़ा हाथ धोने गए हैं तो आप घंटों हाथ धो रहे हैं और उसके बावजूद तसल्ली नहीं हो रही है, चूँकि दिमाग में वो सोच बार बार आपको टीज़ कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में इस मर्ज़ को हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये कई और अलामात की सूरत में भी होता है कि कुछ लोग बार बार जाके दरवाजे चेक करते हैं कि लॉक ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। अगर कोई कैशियर है, नोट गिन रहे हैं तो वो बार बार नोट गिन रहे हैं, सुबह से शाम हो गए, 2 या 3 कस्टमर को मुश्किल से फारिग किया है, तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को इलाज करने के लिए ये बात जहन में रखिए कि अमूमी तौर पर हम जो एंजाइटी और डिप्रेशन के मर्ज़ में जो दवाइयाँ देते हैं, जो हमारे पिछले संडे की जो टॉक थी उसके अंदर हमने ये बात बताई थी कि SSRI यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, या वो दवाइयाँ या वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो सीरोटोनिन को बढ़ाती हैं या ब्रेन में सीरोटोनिन की अवेलेबिलिटी को बेहतर करती हैं, उनका इस्तेमाल एंजाइटी डिप्रेशन में दिया जाता है। लेकिन जब हम बात करें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD के लिए, तो यही सीरोटोनर्जिक मेडिसिन हमें इस्तेमाल करनी होती हैं। लेकिन OCD के मर्ज़ के अंदर सीरोटोनर्जिक मेडिसिन की जो डोज़ होती है वो डिप्रेशन और एंजाइटी के मर्ज़ की डोज से कहीं ज़्यादा होती है। यानी अगर मिसाल के तौर पे एक केमिकल है फ्लोक्सिटीन, अगर आप डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए दे रहे हैं तो वो 20 मिलीग्राम काफ़ी होता है, लेकिन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए हमें 40 या 60 मिलीग्राम तक जाना पड़ता है। जहन में रखिए कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मर्ज़ के अंदर मरीज़ को चूँकि बार बार ख्याल आ रहे हैं, अपने ख्याल को वो गलत समझता है। आज जिस मौजू पे हमने बात की डिल्यूजन, उसमें मरीज़ अपने ख्याल को सही समझता है। सो डिल्यूजन और ऑब्सेशन तो अलग अलग बिल्कुल फिनोमेना है। और
जब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के मरीज़ को हम दवाइयाँ शुरू करते हैं तो दवाइयों का असर शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर किसी के ख़यालात की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो फिर साइकोट्रोपिक या एक और ग्रुप है दवाओं का, उसकी भी कुछ दवा हमें साथ में लो डोज में ऐड करनी पड़ती हैं, जिनको हम अमूमी तौर पे एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स कहते हैं या न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन्स कहते हैं। उनकी लो डोज और सेरोटोनर्जिक मेडिसिन्स की हाई डोज देनी पड़ती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए। अगेन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आराम से काबिल इलाज मर्ज़ है, ठीक होने वाला मर्ज़ है। अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा शख्स है कि जो बार बार एक ही काम दोहराता है, करता है, ये जानते हुए कि वो काम करना गलत है, वो ख़ुद इस बात को समझता है कि मैं ये जो काम बार बार कर रहा हूँ ये सिर्फ इस वजह से करने पे मजबूर हूँ कि मेरे दिमाग में जो सोच आ रही है वो बार बार मुझे इस काम करने पे मजबूर कर रही है, तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं और उन्हें चाहिए कि अपने इलाज का बंदोबस्त करें, क्योंकि ये नहायत आराम से काबिल इलाज मर्ज़ है। ज़हरा कह रही हैं, थैंक यू, रियली लाइक योर फूड फॉर थॉट डिस्कशन, फ्रूटफुल डिस्कशन और फूड फॉर थॉट डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच। ज़हरा, वालेकुम अस्सलाम। सैयद अब्दुल हलीम साहब ने सलाम कहा है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मलिक अरसलान किसी को जवाब दे रहे हैं। ओके, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। एक दफ़ा फिर मैं तमाम लोगों को ये बात बता दूँ कि अगर आपका मज़ीद कोई सवाल आज के टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के ऊपर सवाल लिख के भेज दीजिए। कोशिश, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी पे 3 बजे से 4 बजे वाले टाइम में प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रोफेसर उस्मा का सेशन भी हो रहा है, डॉक्टर हिना इमरान का, डॉक्टर सोबिया का, हमारे बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आतिफ, उनका भी सेशन हो रहा है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप कोई सवाल पूछिए तो उस सवाल के साथ जिससे आपका सवाल है उसका नाम ज़रूर लिख के भेज दीजिए, ताकि जो हमारे एडमिन हैं वो इजीली हमें फॉरवर्ड कर दें। या अगर आप मुझसे डायरेक्ट भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो दी ब्रेन क्लिनिक के फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप वो सवाल लिख दें, सो इंशाल्लाह जल्दी उसका जवाब दे दिया जाएगा। फरीद ख़ान ने सवाल पूछा है कि सर सर्टलिन हम कब और कितने डोज से स्टार्ट कर सकते हैं? फरीद, अगर सर्टलिन आप एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 50 से 100 मिलीग्राम से शुरू करते हैं हम अमूमी तौर पे, और डिप्रेशन के लिए भी डिपेंड करता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन हो तो फिर 100 मिलीग्राम से भी ऊपर। लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए फरीद पूछ रहे हैं तो यूजुअली ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर सर्टलिन 100 मिलीग्राम से लेकर 300 से 400 मिलीग्राम तक हम जाते हैं, और यूजुअली 200 से 300 मिलीग्राम पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है। डॉक्टर मासूम मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। अनस मिर्ज़ा, सर मैंने आपके चेक कराती हूँ, शख्स करती हूँ, मैं मिस कर गया हूँ। शाहिद साहब, ऑब्सेशन और डिल्यूजन आर डिफरेंट। जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। ऑब्सेशन में मरीज़ को जो ख़यालात आते हैं, मरीज़ को ये बात पता होती है कि मेरे ख़यालात गलत हैं, बल्कि मरीज़ अपने ख़यालात से जंग कर रहा होता है, अपने ख़यालात से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि डिल्यूजन में जो मरीज़ को ख़यालात होते हैं वो मरीज़ की यकीन का हिस्सा हो जाता है। मरीज़ को लगता है कि मेरा ख़याल बिल्कुल ठीक है, बल्कि इस हद तक कि वो ये चाहता है कि बाकी तमाम लोग भी मेरे ख़याल पे अमल करें। सो डिल्यूजन बिल्कुल अलग फिनोमेना है, ऑब्सेशन बिल्कुल अलग फिनोमेना है। हालांकि ये दोनों सोच ही की गड़बड़ है, लेकिन डिल्यूजन की ऐसी गड़बड़ है कि जिसके लिए दवाइयाँ देना ज़रूरी है, लेकिन ऑब्सेशन ऐसी गड़बड़ है कि जो दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी से भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे बिहेवियरल मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इलाज में बहुत मदद मिलती है। अस्मा महमूद का सवाल है, डॉक्टर साहब मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं? अस्मा, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात पूछी है। ये याद रखिए, दुनिया में कोई दवा ऐसी नहीं है कि जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। दुनिया में हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन अब साइड इफ़ेक्ट्स को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक वो साइड इफ़ेक्ट जो डिस्टर्ब करते हैं, एक वो साइड इफ़ेक्ट जो डैमेज करते हैं। वो तमाम दवाइयाँ जो डैमेज करने वाले साइड इफ़ेक्ट करती हैं, या तो अब उनको मार्केट में लाने की इजाज़त नहीं है, यानी मेडिकल साइंस से उनको हटा लिया गया है। अगर आप सबको याद होगा, आज से 25-30 साल पहले एक दवा थी नवेलजीन, जो बुखार के लिए बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला कि बोन मैरो के ऊपर उसके डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट हैं, तो दुनिया भर से उस दवा को उठा लिया गया। यानी ये जहन में रखिए कि एलोपैथिक मेडिसिन का ये रूल है
कि अगर कोई दवा डैमेजिंग साइड इफ़ेक्ट रखती है तो उस दवा का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। साइकाइट्री में या मॉडर्न साइकाइट्री में अब जो दवाइयाँ मौजूद हैं उसमें सिर्फ एक ग्रुप ऐसा है जिसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि उसके इस्तेमाल करने से आप आदत का शिकार हो सकते हैं, या वो नशा आवर दवाइयों का ग्रुप है जिनको अमूमी तौर पे हम नींद की दवा कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेरा ख्याल सेशन है वो अब हम इसी के ऊपर कर रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट पे। सो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि अगले संडे को हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। मैं उसमें तफसील से बताऊंगा कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और किस किस दवाइयों का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और किस तरह से हमने अपने आप को ऐसी दवाइयों पर रखना है जो महफूज तरीन दवाइयाँ हों। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मलिक अरसाल ने कहा है, थैंक यू मलिक साहब। सैयद जाफ़र साहब पूछ रहे हैं, सर डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिसिन के साथ ज़िक्र इलाही से भी हो सकता? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़िक्र इलाही हमेशा सुकून देती है, हमारे लिए इत्मीनान का बाइस बनती है। लेकिन हमें इस साथ में ये बात भी समझना होगा कि अगर किसी शख्स की कैल्शियम कम हो जाए तो क्या सिर्फ ज़िक्र इलाही से वो कैल्शियम पूरी हो जाएगी? शायद नहीं। हमें कैल्शियम भी, इंसानी जहन को अल्लाह ताला ने जब तख्लीक किया है तो तदबीर और तसव्वुर और उसको इस्तेमाल करने का तरीका ही हमारी ज़िंदगी का बाइस है। तो अब तदबीर हमें ये सिखाती है कि ज़िक्र इलाही तो हम पर फ़र्ज़ है, वो तो ऐसी चीज़ है कि जो इबादत हमने करनी है, उसके बगैर तो कुछ है ही नहीं, ज़िंदगी ही नहीं है। वो जो शेर है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ज़िक्र इलाही से जो सुकून और इत्मीनान है। लेकिन अगर कोई शख्स डिप्रेशन और एंजाइटी के मर्ज़ का शिकार है और वो मर्ज़ इतनी शिद्दत का है कि उनके जहन के केमिकल डिस्टर्ब हो गए हैं, तो हमें दवाइयाँ भी देनी है। ये दवा भी इसी अल्लाह ताला ने ही ईजाद करके, अल्लाह ताला ही ने हमारे ये इलाज और सारी दवाइयाँ भी उसी की तरफ से हैं। तो ये सोच के सिर्फ दवा इस्तेमाल कर लें और ज़िक्र इलाही ना करें, ठीक नहीं है। ये सोच के सिर्फ ज़िक्र इलाही कर लें और बीमार हैं लेकिन दवा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, दवा और दुआ की कोई लड़ाई नहीं है। और अगर ऐसा कुछ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इलाज को सुन्नत बनाया था, सिर्फ इसलिए कि उम्मत सिर्फ रूहानी इलाज के चक्कर में ना पड़े और ये ना समझे कि चूँकि मैं रोज़ा नमाज ज़िक्र इलाही करता हूँ तो अब मैं मर्ज़ का इलाज ना करवाऊँ। तो नमाज, रोज़ा, ज़िक्र इलाही भी उतना ही ज़रूरी है जितना अगर आप बीमार हैं तो आपको दवाइयाँ भी लेनी हैं। डिफ़िकल्टी डेवलपिंग सिक्योर सेंस हु दे आर। अच्छा, रुबीना का सवाल है, मेडिसिन फॉर इल्यूजन प्लीज़ सजेस्ट। ये जो इल्यूजन है ये शॉर्ट टर्म मामला होता है और अमूमी तौर पे इल्यूजन की जो वजह होती है वो दिमाग से बाहर होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का सोडियम कम हो जाए तो उसे इल्यूजन होना शुरू हो जाता है, किसी का पोटेशियम कम हो जाए तो इल्यूजन होने के चांस हो सकते हैं, किसी का शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाए तो इल्यूजन के चांस हो सकते हैं। तो अगर किसी को मुसलसल इल्यूजन हो रहा है, शॉर्ट टर्म इल्यूजन तो नॉर्मल लोगों को भी हो सकता है। खौफ में एकदम हम सीढ़ियों पर चढ़े और हमें कोई चादर सूखी हुई थी तो हमें लगा कि कोई शख्स भागा है यहाँ से, वो हिली, तो ये तो नॉर्मल इल्यूजन हो सकता है फियर में। लेकिन अगर किसी को परसिस्टेंट इल्यूजन है कुछ टाइम के लिए तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। अमूमन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ ये इल्यूजन्स होते हैं, तो दवाइयाँ अकॉर्डिंगली कॉज होती हैं। अगर सोडियम कम है तो हमें सोडियम को पूरा करना है, अगर शुगर लेवल कम है तो हमें शुगर को ठीक करना है। सो इल्यूजन की जो दवा है रुबीना, वो सिर्फ परसिस्टेंट अगर इल्यूजन हो और बाकी तमाम चीज़ें ठीक हों तो फिर लो डोज एंटीसाइकोटिक हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। जिया ने थैंक यू कहा है। शबनम साहिबा कह रही हैं बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर माजिद, थैंक यू वेरी मच। रीज़न डेवलप होने की रुबीना अभी जैसे मैं बात कर चुका हूँ, मैंने आपको बता दिया है। उमैर पूछ रहे हैं, उमैर राहिल ने, कि रैपिड साइकिलिंग बाइपोलर इज़ अ हार्ड टू ट्रीट, एनी सजेशन फॉर दोज। आप एक तो ये कि आपकी बात खासी हद तक ठीक है कि रैपिड साइकिल बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो वाकई मुश्किल बीमारी है। लेकिन आपको पहले ये बात समझना होगा कि ये बहुत कॉमन बीमारी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसको बहुत कॉमनली डायग्नोस किया जाता है। अमूमी तौर पे वो मरीज़ जो डिप्रेशन के मर्ज़ का शिकार हों और ओकेजनल अगर वो एजिटेटेड डिप्रेशन का शिकार हो जाए तो रैपिड साइकिलिंग बाइपोलर डायग्नोस कर लिया जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ, बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 दो डिफरेंट टाइप्स हैं बाइपोलर की, तो बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 के मरीज़ खासे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर रैपिड साइकिलिंग बाइपोलर का मर्ज़ है तो फिर मेरी सजेशन ये है कि मूड स्टेबलाइज़र पे रखिए। बहुत सारी मूड स्टेबलाइज़र हैं जिसमें लिथियम साल्ट है, अगर यंग पेशेंट हैं टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन लिथियम साल्ट देते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि हर 15 दिन के बाद उसका सीरम लेवल मॉनिटर करना चाहिए। अगर लिथियम साल्ट पे नहीं तो वेल्पुरिक एसिड
कार्बामेज़ेपिन, लेमेट्रोजीन, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनको हम मूड स्टेबलाइज़र कहते हैं, और ये वो दवाइयाँ होती हैं जो मूड को स्टेबलाइज़ करके रखती हैं और रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। अरमगान बेला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। रुबीना थैंक्स कह रही हैं, उनके सवाल का जवाब दिया। तो मेरा ख़्याल है कि अब प्रोग्राम का टाइम भी चूँकि ख़त्म हो रहा है और आपसे इजाज़त लेने का वक्त आया है। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा है। ज़िया ख़ान का सवाल है, सर माई मदर इज़ टेकिंग सिटालोप्राम 10 mg इनटू मॉर्निंग एंड क्लोनाज़ोल 5 एट द नाइट लास्ट 5 months कंटिन्यूटी इज़ गुड फॉर सच ड्यूरेशन एंड लॉन्ग साइकाइट्री। ज़िया साहब, जो आपने बताया कि आपकी वालदा मोहतरमा ये दवाइयाँ खा रही हैं, सिटालोप्राम 5 महीने से और क्लोनाज़ेपाम 5 mg, आई थिंक मेरा ख्याल ये 0.5 mg होगी, क्योंकि 5 mg में क्लोनाज़ेपाम नहीं आती, क्लोनाज़ेपाम 0.5 mg की होती है। ये दोनों दवाइयाँ अगर आपकी वालदा को किसी साइकाइट्रिस्ट ने लिखी हैं तो बिल्कुल ठीक दवाइयाँ हैं और ये लंबे अरसे के लिए ली जा सकती हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि लगता यह है कि पिछले 5 महीने से आपने अपनी वालदा को अपने डॉक्टर से विज़िट नहीं करवाया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इनको विज़िट करवाइए और डॉक्टर साहब से, अगर इनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेहतर है, तो दवा की डोज़ में कमी होनी चाहिए और दवा की डोज़ कम हो सकती है। ख़ुसूसन क्लोनाज़ेपाम को अगर आप कम कर दें तो खासा बेहतर होगा, लेकिन ख़ुद से कम ना कीजिए, डॉक्टर साहब से मशवरे के बाद। पहले क्लोनाज़ेपाम को ग्रेजुअली टेपर ऑफ करेंगे और उसके बाद फिर हम सिटालोप्राम की तरफ जाएंगे, अगर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है। डिल्यूजन का मरीज़ आने आपको पॉजिटिव थिंकर समझा है। आसिम साहब, आपके कमेंट से मैं जो समझ पाया हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि डिल्यूजन के मरीज़ आने पर आपको पॉजिटिव थिंकर समझा है। थैंक यू। अगर मुझे पॉजिटिव थिंकर समझा है तो बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपका कोई सवाल है जो ठीक से नहीं है तो फिर प्लीज़ रिफ्रेश कीजिए। टॉकिंग अबाउट टुडेज़ टॉपिक फॉर वायलेंट पेशेंट एट होम after getting hold of them, is family supposed to wait for help, is someone among the family member is trained to administer the sedative? डॉक्टर शाला, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। ये बात मैंने उस वक्त मेरे ख्याल कही है कि जब आप उस मरीज़ को रिस्ट्रेन कर लें तो फिर आप पहली फुर्सत में उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। अगर साथ में कोई ट्रेन नर्स या ट्रेन डॉक्टर मौजूद है जिनको पहले से साइकाइट्रिस्ट ये गाइड कर चुके हैं कि कौन सा इंजेक्शन या कौन सी दवा लगानी है, तो वो ज़रूर दवा लगाएं, लेकिन ख़ुद से घर में कोई भी सेडेटिव, नींद की या नशावर दवाई लगाने की कोशिश ना कीजिए। ये एक गैर मुनासिब कोशिश होगी। अगर मरीज़ को जिस तरह से क्राइसिस इंटरवेंशन करके आपने काबू कर लिया है तो फिर पहली फ़ुर्सत में मरीज़ को रेस्ट्रेन करके आप फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं और उसको दाखिल कराएं। ये बात हमने वहाँ की थी। थैंक यू शाला, आपने दोबारा इस तरफ तवज्जो दिलवाई। उमैर साहब सवाल पूछ रहे हैं कि सर, आई एम ऑन अ पर्श, लेमिक्टॉल, एपिवॉल एंड ट्राइएप्टॉल बट स्टिल हैव रैपिड चेंजिंग मूड। उमैर साहब, ये जो दवाइयाँ आपने लिखी हैं, 3 एंटी एपिलेप्टिक दवाइयाँ आप खा रहे हैं मूड स्टेबलाइजिंग के लिए। 3 एंटी एपिलेप्टिक दवा खाई जा सकती है जब किसी को एपिलेप्सी का मर्ज हो। कल डॉक्टर आतिफ साहब का बहुत ज़बरदस्त सेशन था एपिलेप्सी के ऊपर, शायद कल या परसों। आप इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल वेबसाइट के जो पेज है उस पर जाके वो सेशन पूरा सुनिएंगे तो आपको इस सवाल का अच्छा जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे ये तीनों दवा खा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आई डाउट कि ये किसी क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट ने आपको ये 3 दवाइयाँ मूड स्टेबलाइज़र के तौर पे लिखी होंगी। मुझे लगता है कि या तो ये आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके डॉक्टर साहब ने लिखी है तो उनसे आप जाके डिस्कस कीजिए और उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब 3 मूड स्टेबलाइज़र के बजाय कोई एक मूड स्टेबलाइज़र पे मुझे रखें और उसी की प्रॉपर डोज में रखें। यहाँ ये मैं अपने साइकाइट्रिस्ट कुलीग और कुछ डॉक्टर हजरात से भी ये शिकवा है मेरा कि बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि वो एक से ज़्यादा दवाएं एक ही ग्रुप की लिखते हैं और तीनों दवाएं बिल्कुल लो डोज में होती हैं। शायद कोशिश ये होती है कि एक दवा काम नहीं करेगी तो दूसरी, और दूसरी नहीं करेगी तो तीसरी। ये बिल्कुल गलत तरीका है इलाज का। आप जब दवा लिखें तो कोशिश करें कि कोई भी एक दवा चूज़ करें और उसी दवा की अप्रोप्रिएट डोज दें। अगर इस डोज पे काम नहीं करती है तो डोज को बढ़ाएं, फिर भी काम नहीं करती है तो फिर केमिकल चेंज करें। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग जो है वो तीसरे और चौथे मरहले में आता है, पहले दूसरे मरहले में नहीं आता। उमर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन को ज़रूर रिवाइज होना चाहिए। अली रज़ा मंगी साहब, हाउ टू डील विद द पैनिक अटैक, पिछले संडे को हमारा इस पर प्रोग्राम हुआ है। अली रज़ा साहब, प्लीज़ आप उसको देखिए, उसको सुनिए। फिर भी मैं छोटा मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि पैनिक अटैक अगर हो रहा है
तो पैनिक अटैक के दौरान ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो फौरी तौर पर पैनिक अटैक को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं दवाइयों पर रिलाई नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपरली पैनिक डिसऑर्डर का इलाज भी करवाना चाहिए। ज़िया साहब जैसा अच्छा ओके हमने जैसे बात की थी कि 0.5 है क्लोनाज़ेपाम, शी इज़ विजिटिंग एवरी मंथ बट स्टिल टेकिंग सेम मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 5 मंथ एज पर साइकियाट्रिस्ट एग्रीड। अगर ऐसा है तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। सिटालोप्रैम और क्लोनाज़ेपाम इस डोज में लॉन्ग टर्म बिल्कुल यूज़ की जा सकती है, और साइकियाट्रिस्ट अगर इसके ऊपर एग्री हैं तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को मज़ीद सेहतमंद रखेगा। इकरा का सवाल है, हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग एंड अवॉइड नेगेटिविटी ऑन सम इशूज़। इकरा आप ये जो हमारे सेशंस रोज़ाना हो रहे हैं इंस्टीट्यूट क्लिनिकल साइकोलॉजी के फेसबुक पेज से, इनको आप देखिए, बल्कि मेरा ख्याल है शायद इसके ऊपर 1 या 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आई थिंक वहाँ आपको वो सेशंस आप ज़रा मौजूद हैं इस पे फेसबुक के ऊपर, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, तो आप उसको देखिए तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। सैयद बिलाल शाह साहब पूछ रहे हैं कि ट्रीटमेंट फ्रॉम द टेंशन हेडेक बेसिकली एक ऐसा हेडेक होता है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, तो हमें हमारी प्राइमरी फोकस उस स्ट्रेस को ट्रीट करना होता है, और उसका जो बेस लाइन यूजुअली एंजाइटी या डिप्रेशन जो भी हो उसी को ट्रीटमेंट करते हैं। जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हेडेक खुद ब खुद ठीक हो जाता है। सिर्फ ये होता है कि साथ में शुरू में कुछ हेडेक के लिए पेन किलर्स भी देनी होती हैं। आसिम खान साहब कहते हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव पर्सन को हम डिल्यूजन का मरीज़ कह सकते हैं या कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखें शायद आप आसिम साहब, अच्छा मैं आपका सवाल समझ गया। जो डिल्यूजन है ये ख़ुद मर्ज़ नहीं है, ये सिर्फ एक अलामत है। मिसाल के तौर पे किसी शख्स को नींद नहीं आना एक अलामत है, ये मर्ज़ नहीं है। हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि नींद अगर आपको नहीं आ रही है तो डॉक्टर से रुजू करके, नींद की गोली आपको दे दी गई है वो खा लें, लेकिन डॉक्टर से रुजू करके कहिए कि डॉक्टर साहब मुझे जिस वजह से नींद नहीं आ रही है उस मर्ज़ का इलाज कीजिए। तो अभी आपको ये बात समझना है कि डिल्यूजन ख़ुद कोई मर्ज़ नहीं है, कोई अलामत है। ये बहुत सारे मुख्तलिफ मर्ज़ों में हो सकती है, जैसा मैं पहले जिक्र किया, शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, मैनिक एपिसोड्स के अंदर, या ड्रग एडिक्शन के अंदर, या बहुत सारे और साइकोटिक डिसऑर्डर हैं जिसमें डिल्यूजन हो सकती है। सो किसी शख्स को अगर किसी एक नुक्ते के मुतालिक उसका अपना कोई बिलीव है, वो बिलीव अगर कल्चरल बिलीव है, अगर वो बिलीव किसी रिलीजन का हिस्सा है, तो वो डिल्यूजन में नहीं आते। मेरा ख्याल है कि आप जिस भी शख्स के मुतालिक ये रेफ़र कर रहे हैं वो किसी ऐसे बिलीव का शिकार हैं जो शायद कल्चरल या रिलीजियस बिलीव है। सो कल्चरल और रिलीजियस बिलीव तो डिल्यूजन की डेफिनेशन में ही नहीं आते, तो इसलिए शायद आप जो जितना मैं आपके सवाल को समझ सका हूँ। ज़िया साहब शुक्रिया बहुत बहुत, और बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, और थैंक यू वेरी मच। कि किसी ने कहा, आई एम योर पेशेंट, हाउ आई कैन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लॉकडाउन। आप फेसबुक पेज के ऊपर जाइए, जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लिनिक भी अवेलेबल है, और अगर आप घर से बैठ के दिखाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, और क्लिनिक पे आना चाहते हैं तो 2 बजे से 5 बजे रमज़ान में क्लिनिक भी ओपन है। मेरा ख्याल है कि टाइम काफ़ी ऊपर हो गया है, बहुत ज़बरदस्त सेशन है, बहुत सारे सवालात अभी और आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो मेहरबानी फरमा के वो सवाल आप पूछ लीजिए, यहाँ पे मैसेज लिख दीजिए, या इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेज के ऊपर, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कोरोना की इस वबा से जल्द निजात दे, और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत से माला माल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।